दोस्तों लुसेंट केमिस्ट्री का चैप्टर 4 आवर्त सारणी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है? जब हम समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाते हैं, रखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तो अभी तक जो कुल तत्व खोजे गए हैं, कितना खोजे गए? 118, जिनमें 98 तत्व जो है प्राकृतिक है, जबकि 18 तत्व जो है मानव निर्मित है। और हो सकता है 119वां का खोज आप ही कर दे। तो तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। तो प्रथम जो वैज्ञानिक थे वो थे लेवाइजर। इनका कहना था, इन्होंने तत्वों के भौतिक गुण के आधार पर कहा जो तत्व को दो ग्रुप में बांटिए, एक धातु और एक उपधातु, जो बाद में जाके फेल हो गया। उसके बाद आया प्राउड ने कहा कि सभी तत्व जो है हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हैं और सभी तत्व का जो परमाणु भार होगा वो हाइड्रोजन के पूर्णांकीय गुना में आएगा। मतलब किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होगा वो हाइड्रोजन के 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, 2 गुना होगा, या 9 गुना होगा, या 50 गुना होगा, लेकिन हाइड्रोजन के गुना में ही आएगा। दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आते गए। तो सबसे पहले लेवाइजर किए थे, जिसको हम आपको बता दिए थे। उसके बाद प्राउड आए। उसके बाद जो अगला वैज्ञानिक थे वो थे डोबेराइनर। तो डोबेराइनर ने भी कुछ तत्वों को अरेंज करने का प्रयास किया। तो उनके प्रयासों को हम लोग देख लेते हैं। तो डोबेराइनर के समय में 33 तत्व खोजे गए थे, ठीक है। अब इनका सजाने का तरीका क्या था उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 3 तत्वों का एक समूह बनाया और उसका नाम दिया त्रिक। क्या नाम दिया? त्रिक। तो त्रिक का मतलब सिंपल हो गया 3 तत्वों का समूह। और जो 3 तत्व रखे गए थे एक समूह में, उनका जो द्रव्यमान था वो बढ़ते क्रम में था, ठीक है। फिर उन्होंने पाया कि त्रिक का जो बीच वाला तत्व है उसका द्रव्यमान जो है पहला और लास्ट वाला का औसत परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। देखिए उन्होंने 3 त्रिक बनाया। 33 तत्वों में उन्होंने केवल 3 ही त्रिक बनाया। फर्स्ट जो त्रिक था वो कौन था? लिथियम, सोडियम और पोटासियम का। लिथियम का मास होता है 7, सोडियम का मास होता है 23, पोटासियम का मास होता है 39। तो उन्होंने कहा कि त्रिक में जो बीच वाला का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वह पहला और अंतिम का क्या होगा? आधा होगा, मतलब औसत होगा। जैसे लिथियम का 7 होता है और पोटासियम का 39 होता है, इसका आधा कर दीजिएगा तो 23 आ जाएगा। तो 23 किसका मास आ गया? सोडियम का। फिर उन्होंने सेकेंड त्रिक बताया कैल्शियम, एस्ट्रोटियम और बेरियम का। तो एस्ट्रोटियम बीच वाला है, इसीलिए एस्ट्रोटियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कैल्शियम और बेरियम का क्या होगा? योग के आधा होगा। देख लीजिए आधा आ गया। उसी तरह उन्होंने तीसरा त्रिक बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, और बोला ब्रोमीन का जो मास होगा वो क्लोरीन और आयोडीन के योग के आधा होगा, मतलब औसत होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन का मास आ गया, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 81.25 आ गया। तो यही त्रिक था किसका? डोबेराइनर का। तो इस त्रिक को ध्यान रखेंगे तो फायदा करेगा। दोस्तों डोबेराइनर के बाद जो अगले वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था न्यूलैंड्स। उनके समय में 56 तत्व खोजे गए थे और उन्होंने भी कोशिश किया तत्वों को वर्गीकरण करने का। तो इनका तरीका क्या था? और इनका जो तत्वों का वर्गीकरण जो तरीका था उसको बोला जाता है अष्टक का सिद्धांत। क्यों बोला जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया और उन्होंने पाया कि हर एक 8वां तत्व का जो गुण है वो पहले वाले तत्वों के गुण से मिलता जुलता है। मतलब 8वां तत्व का जो गुण होगा वैसा ही होगा जैसे पहले वाला तत्व का गुण है। उसी तरह 9वां तत्व का गुण वैसा ही होगा जैसे दूसरा तत्व का गुण है। मतलब 8 का गैप रहना चाहिए, ठीक है। उन्होंने 56 तत्व को अरेंज किया, लेकिन कैल्शियम तक ही वो सही से अरेंज हुआ। उसके बाद सब के सब गलत हो गया। जैसे लिथियम को 1 नंबर मान लीजिए, तो लिथियम ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब सोडियम का वही गुण होगा जो लिथियम का होगा। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 मान लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब मैग्नीशियम का वही गुण होगा
जो बेरिलियम का होगा। उसी तरह बोरोन से स्टार्ट करेंगे तो 8 पर एल्युमिनियम आ जाएगा, तो एल्युमिनियम का वही गुण होगा जो बोरोन का होगा। उसी तरह कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो 8वां पर सिलिकॉन आ जाएगा, तो सिलिकॉन का वही गुण होगा जो कार्बन का गुण होगा। तो इनका साफ कहना था 8वां तत्व का वही गुण होगा जो पहले वाले तत्व का गुण है, दोनों का गुण मिलता जुलता रहेगा। अब ध्यान रखेंगे न्यूलैंड्स का जो वर्गीकरण करने का जो तरीका था उसको हम लोग बोलते हैं अष्टक का सिद्धांत। क्यों बोलते हैं? तो देखिए इनका जो सजाने का तरीका था तत्वों का वो म्यूजिकल सिस्टम पे आधारित था। जैसे म्यूजिकल सिस्टम देखे होंगे इंडिया में होता क्या है, सा रे गा मा पा धा नी, 7 गो नोट्स होता है और 8वां रिपीट करता है, सा रे गा मा पा धा नी 7 गो हुआ, फिर सा आ गया, मतलब जो 8वां होगा वही पहले आ जा रहा है। इसीलिए इनका जो वर्गीकरण का तरीका था वो संगीत के अष्टक से मिलता जुलता है। इसीलिए न्यूलैंड्स का जो वर्गीकरण करने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं अष्टक का सिद्धांत, क्योंकि यह म्यूजिकल सिस्टम पे आधारित है। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आपको हम बताने जाएंगे जो इनका दोष क्या क्या था। तो इनका दोष पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन दोषों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था उसका दोष क्या क्या था। तो पहला दोष था जो उन्होंने 56 तत्वों को तो अरेंज किया था, लेकिन उनका जो सिद्धांत था वर्गीकरण का वह हल्के तत्व के लिए ही ठीक से लागू हो रहा था, मतलब कैल्शियम तक ही ये सही था। दूसरा, इन्होंने कहीं कहीं 2 तत्वों को एक साथ रख दिया जो कि गलत था। तीसरा, इन्होंने कल्पना किया जो प्राकृतिक में 56 तत्व खोजे जा चुके हैं, अब फ्यूचर में मतलब भविष्य में अब अगला कोई तत्व नहीं खोजा जाएगा और 56 के तत्व ही विद्यमान रहेंगे, उससे अधिक तत्व अब आपको मिलने नहीं जा रहे हैं। और यह इनका ओवर कॉन्फिडेंस था, और ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या होता है दोस्तों हम लोग जानते ही हैं। तो हर एक चीज़ का भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं जो आगे क्या हो, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग जानते ही 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, अब ये नहीं कह सकते 119वां तत्व नहीं खोजा जाएगा, हो सकता है कुछ दिन बाद 119वां तत्व भी हो जाए। तो क्या हो सकता है उसके लिए आप श्योर नहीं है। तो इन्होंने एकदम गारंटी से कह दिया कि भाई अब 56 तत्व ही खोजा गया है, जो खोजा गया है उसका वर्गीकरण हम कर दिए, उसको पढ़ लीजिए, यही आपका क्या है पीरियोडिक टेबल है ना। इसके बाद जो अगला साइंटिस्ट आएंगे उनके बारे में बताएंगे। उन्होंने भी भविष्यवाणी किया, लेकिन इतना पॉजिटिव भविष्यवाणी किया, इतना शानदार भविष्यवाणी किया और बेतुका भविष्यवाणी नहीं की। कुछ तत्वों को देखकर उन्होंने भविष्यवाणी किया जो बाद में जाके सही भी हो गया। तो उसको अगले हम लोग टॉपिक में देखेंगे। दोस्तों न्यूलैंड्स ने जो वर्गीकरण किया था तो वो असफल हो गए। उसके बाद एक नए वैज्ञानिक है जिनका नाम था लोथर मेयर। इन्होंने ग्राफ के माध्यम से तत्वों का वर्गीकरण किया। कैसे किया उसको हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है अभी तक जो वैज्ञानिक बात कर रहे थे वर्गीकरण का, जैसे लेवॉइजर हो या डोबेराइनर हो या प्राउट हो या न्यूलैंड हो, ये लोग कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग एक पैटर्न खोज रहा था, कोई तार्किक बात नहीं कर रहा था, तथ्य को देखकर बात नहीं कर रहा था, वैज्ञानिक सोच वो लोग नहीं बना पा रहा था। लोथर मेयर जो है प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ख्याल रखा। इसीलिए ये थोड़े से सही चीज़ बोले, लेकिन इनका जो तरीका था इतना भारी था जिसको हम लोग बाद में रिजेक्ट कर दिए। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए इन्होंने क्या किया, परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में एक ग्राफ बनाया और पाया कि समान गुण वाले जितने भी तत्व हैं उनका जो पोजीशन है वो सेम है। मतलब क्या है, देखिए इन्होंने कर्व बनाया, परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के बीच मतलब परमाणु भार के बीच एक ग्राफ बनाया जिसको वक्र बोलते हैं। इन्होंने पाया 4 पोजीशन इन्होंने फिक्स कर दिया। एक हो गया टॉप, जितना भी है टॉप पे, और एक हो गया बॉटम। बॉटम मतलब नीचे वाला हिस्सा, टॉप मतलब हो गया शीर्ष वाला हिस्सा, और एक बोला अवरोही क्रम और एक बोला आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, और एक हो गया घटते हुए। देखिए ये घटते हुए पोजीशन हो गया। तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये सब ये बढ़ते हुए हो गया, और ये पोजीशन जो देख रहे हैं वो घटते हुए हो गया, ये वाला। और नीचे वाला ये वाला हो गया बॉटम पोजीशन हो गया, और ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे टॉप पोजीशन
जिसको हम लोग बोलेंगे पीक, या इसी को हिंदी में बोलेंगे शीर्ष पोजीशन, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो शीर्ष पर जितने भी हैं उन सभी तत्वों का गुण एक जैसा है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम का गुण एक जैसा है, इनका पोजीशन भी ऊपर है। जो घटते क्रम में है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, इसका गुण सब मिलता जुलता है। जो बढ़ते क्रम में है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका भी गुण एक जैसा है। जो तल में है जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोनियम, इनका भी गुण एक जैसा है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा बात बोला, मतलब शीर्ष पे जो होंगे वो क्षारीय धातु होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, और इनका गुण एक जैसा होगा। तल में जो होगा वो संक्रमण तत्व होंगे जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोनियम, इनका गुण एक जैसा होगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में कौन होगा? हैलोजन होगा, ठीक है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। और अवरोही क्रम, घटते क्रम में कौन होगा? मृदा क्षारीय धातु होंगे जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जे लोथर मेयर के वक्र में शीर्ष पे कौन धातु है? तो धातु का नाम मतलब ये याद रखिएगा, क्षारीय धातु। तल में कौन है? संक्रमण तत्व। आरोही में कौन है? हैलोजन। और अवरोही में कौन है? मृदा क्षारीय धातु। और इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, आगे भी आपको ये याद करना ही पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने तरीका तो बहुत ही अच्छा बताया, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें दिखाया, इन्होंने गेस नहीं किया, तुक्का नहीं मारा, बहुत ही अच्छा चीज़ बताया। लेकिन दिक्कत क्या है, ये कर्व इतना भारी है, ये ग्राफ जो इतना भारी है, इसको याद रखना और इसको बार बार लिखना हमारे लिए आसान बात नहीं है। तो इनका दृष्टिकोण तो ठीक था, लेकिन इनका जो तरीका था वो भारी था, इसीलिए इसको भी इग्नोर कर दिया गया। फिर एक अगले साइंटिस्ट है जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, लोथर मेयर के बाद तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए जो अगले वैज्ञानिक हैं उनका नाम था मेंडलीव, और इन्होंने एक शानदार आवर्त सारणी का निर्माण किया। और वास्तव में अगर आप पूछिएगा जे आवर्त सारणी का निर्माता कौन है, तो यही है मेंडलीव। इन्होंने कैसे इतना शानदार आवर्त सारणी बनाया? तो अभी का जो आप आवर्त सारणी देखते हैं उसका जो स्ट्रक्चर बनाया है, तत्वों को जो वर्गीकृत किया है, उनका श्रेय केवल मेंडलीव को ही जाता है। इसके बाद मोसले का भी नाम आएगा, लेकिन जो मेन काम किए हैं वो मेंडलीव ही किए हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया था। तो देखिए, बाकी जो वैज्ञानिक थे वो अलग अलग तर्क दे रहे थे, अलग अलग पैटर्न खोज रहे थे, गुण के आधार पर वो लोग बात ही नहीं कर रहे थे। इनके समय में 63 तत्वों को खोजा गया था मेंडलीव के समय में। तो मेंडलीव साहब ने क्या किया, 63 को कागज लिया, 63 को कार्ड लिया, और 63 कार्ड पर 63 जो तत्व था उसका परमाणु भार, उसका परमाणु आयतन, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्साइड कैसे बनाता है, हाइड्राइड कैसे बनाता है, उसका आयतन क्या है, उसका परमाणु भार क्या है, ये सब लिख दिए 63 कागज पर। जैसे गजनी फिल्म में देखें, जिसको मारना रहता है ना, या जिसको खोजना रहता है, या उसका डॉक्टर कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसका रिलेटिव कौन है, सबका पर्चिया लगा दिया है, लिख दिया ये डॉक्टर है, उस पर लिख दिया ये दुश्मन है, हाँ, किसको कब टपकाना है, किसे कब मिलना है, सबका वो चार्ट बना देता है और एक बोर्ड पर उसको चिपका देता है। उसी तरह मेंडलीव साहब भी 63 कार्ड पर 63 तत्व के बारे में सब चीज़ लिख दिए और एक जगह उसको चिपका दिए। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, समान गुण वाले जो तत्व थे उसको अलग कर दिया, फिर समान गुण वाले जो थे अलग कर दिया। इस तरह एक गुण वाले जो थे सबको अलग करते गए, और करते करते उन्होंने एक शानदार पीरियोडिक टेबल बनाया, और उन्होंने 63 एलिमेंट को अपने पीरियोडिक टेबल में खूब अच्छे से अरेंज कर दिया। तो देखते हैं इनका पीरियोडिक टेबल का खासियत क्या था, क्या क्या चीज़ अपने पीरियोडिक टेबल में वो बनाए थे। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। कि किसका कहना था? मेंडलीव साहब का। मतलब क्या है? मेंडलीव साहब का कहना था जे
जो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है, जो तत्व का गुणधर्म है, वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। बहुत शानदार बात बोली। तत्व का जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टीज है, वह उसके द्रव्यमान पर निश्चित करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। उसका द्रव्यमान कैसा है, कितना है, उसी पे उसका गुण निर्भर करेगा। सही बात है। थोड़ा बहुत आगे जाके देखेंगे तो थोड़ा सा कमी आ जाएगा। जैसे कोई भी परमाणु अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी तत्व देखते हैं, तो उसका दो चीज़ के बारे में हम लोग बहुत फिक्रमंद होते हैं। एक उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है और एक उसका परमाणु संख्या क्या है। ये दो को हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ये दो के बिना कुछ काम ही नहीं हो पाता है। कोई भी परमाणु है भाई तो उसका द्रव्यमान क्या है, वो परमाणु का परमाणु संख्या क्या है कि नहीं। तो इनका साफ मानना था जे तत्वों का जो गुणधर्म है वह उनके परमाणु द्रव्यमान पर, मतलब परमाणु भार पर ही निर्भर करेगा। जो बाद में देखेंगे थोड़ा सा गलत हो गया, कैसे होगा आगे हम बताएंगे, घबराना नहीं है। तो इन्होंने आधार बनाया, किसको आधार बनाया, परमाणु द्रव्यमान को। किसको आधार बनाया, परमाणु द्रव्यमान को। ठीक है। अब क्या क्या गुण पाया गया इनके आवर्त सारणी में, उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने 63 तत्व को 8 वर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्व स्तंभ, और 7 आवर्त मतलब क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित किया। तो इनके पीरियोडिक टेबल में 8 वर्ग था और 7 आवर्त था। अभी के समय में नया जो पीरियोडिक टेबल है मूसले का, उसमें 18 वर्ग है और 7 पीरियड है। तो मेंडलीव में भी 7 गो पीरियड था, आवर्त था, अभी भी 7 गो है। और ग्रुप का बात करेंगे तो उसके समय में 8 गो था, अब कौ है, अब है आपको 18 गो। ठीक है। लेकिन मेंडलीव को ध्यान से देखिएगा तो उसमें भी 18 गो वर्ग था। बस नजरिया बदल दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट आपको याद रखना, ये पूछा जाता है जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितना वर्ग था, तो 8 वर्ग था। कितना आवर्त था, तो 7 आवर्त था। क्लियर है। आवर्त को उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था क्षैतिज पंक्ति, और वर्ग को उन्होंने बोला था ऊर्ध्व स्तंभ। अब देखिए, प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्ग में बांटा गया था। जैसे प्रथम वर्ग को, पहला जो वर्ग था उसको बना दिया गया 2 उपवर्ग, एगो 1A 1B। दूसरा जो वर्ग था उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, 2A 2B। तीसरा जो वर्ग था उसमें 2 पार्ट, 3A 3B। चौथा वर्ग को 4A 4B। मतलब जितना वर्ग था सबका 2-2 वर्ग बना दिया गया, एगो A और एगो B नाम रख दिया गया। 7वां वर्ग में 7A और 7B, 2 गो उपवर्ग बन गया। लेकिन ध्यान देने की बात है कि 8वां वर्ग में कोई सब ग्रुप नहीं था, 8A और 8B नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कुछ लोग लिख देते हैं जो कि सही नहीं है। 8वां में A और B नहीं होता है। उसके बाद तत्व को उनके भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो मेंडलीव का जो तरीका था तत्वों को सजाने का, वो कैसा था, उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। और ये डोवेनर ने भी वही तरीका अपनाया था परमाणु के बढ़ते क्रम में, और न्यूलैंड ने भी परमाणु के बढ़ते क्रम में ही तत्वों को सजाया था। ये आप देख चुके हैं। अगला देखिए, खास बात, समान गुण वाले जितने भी तत्व थे उसको समान ग्रुप में रखा। ठीक है। मतलब एक चाल चलन के जितने भी थे तत्व उनको एक एक ग्रुप में रखा। जैसे हम लोग मान लीजिए, हम लोग बात करेंगे मानव को, अगर आप वर्गीकृत कीजिएगा तो बहुत सारा आप पैमाना ले सकते हैं लंबाई के आधार पर। भाई 5 फीट वाला, 4 से 5 फीट वाला एक कैटेगरी, 5 से 6 फीट वाला सेकेंड कैटेगरी, 6 से 7 फीट वाला अलग कैटेगरी, 3 से 4 फीट वाला अलग कैटेगरी, उसके आधार पर बना सकते हैं। या आप कहिएगा ना हम द्रव्यमान के आधार पर बनाएंगे तो 20 से 30 किलो वाला का अलग कैटेगरी, 30 से 40 किलो में जो आएगा उसका अलग कैटेगरी बना दीजिए। तो इस तरह कैटेगरी आप बना सकते। उसी तरह मेंडलीव ने क्या किया, एक समान वाले जितने भी तत्व थे उसको एक वर्ग में रखा, फिर एक समान वाले जो तत्व थे उसको अलग ग्रुप में रखा, फिर इस तरह कर करके ग्रुप बनाते गया। तो ग्रुप में जितने भी उसके तत्व थे, ठीक है, उन सबका जो गुण था समान था। मतलब फर्स्ट ए में जितने भी तत्व होंगे उनका गुण समान होगा, फर्स्ट बी में जितने भी तत्व होंगे उनका गुण भी एक समान होगा, एक जैसा होगा। 2A में जितने भी तत्व होंगे उनका गुण एक समान होगा। तो वर्ग में जितने भी तत्व होंगे उनका गुण एक जैसा होगा। अगला है
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्रिय गैस, तो देखिए अक्रिय गैस का जो खोज हुआ थोड़ा लेट से हुआ, और अक्रिय गैस का जब खोज हुआ तो बाकी लोग का जो पीरियोडिक टेबल तो था ही नहीं, जो भी वर्गीकरण का तरीका था उसको तहस नहस कर दिया। न्यूलैंड्स का भी स्वाहा कर दिया, डोबेराइनर का तो पहले ही से स्वाहा था उसको भी खत्म कर दिया। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि किस्मत भी इनका साथ दिया और इनके पीरियोडिक टेबल को अक्रिय गैस और सुंदर बना दिया, मतलब खराब नहीं किया और सुंदर बना दिया। तो अक्रिय गैस का एक अलग ग्रुप दे दिया गया, 9वां ग्रुप इसमें आ गया। पहले से 8 ग्रुप था और अक्रिय खोज के बाद अक्रिय गैस का एक नया ग्रुप नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं 0 ग्रुप। और आज के पीरियोडिक टेबल में उसको हम लोग 18th ग्रुप 18वां ग्रुप बोलते हैं, 0 ग्रुप। ठीक है, किसको? अक्रिय गैस को। तो इनके पास पहले से 8 वर्ग था और एक नया वर्ग आ गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0 ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में नया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप हो गया। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल जो इनका था उसको अक्रिय गैस बिगाड़ा नहीं और सुंदर बना दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अक्रिय गैस को हम लोग कौन ग्रुप में रखें? 0 ग्रुप उसका नाम बोलते हैं। ठीक है, इनका 2 काम और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन किया जिसका कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने क्या किया, देखा जो कुछ तत्व का परमाणु भार गलत मान लिया गया है, जैसे गोल्ड का, इरिडियम का, बेरिलियम का होता है 9 और उस समय मान लिया गया था 13। तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के मदद से कुछ तत्वों के परमाणु भार को भी सुधार किया जो उस समय गलत मान लिया गया था। ठीक है, ये बहादुरी का काम हो गया। दूसरा, जो सबसे बड़ा बहादुरी का काम इन्होंने किया, मतलब एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका कॉन्फिडेंस का बात ही छोड़ दीजिए, बहुत पॉजिटिव कॉन्फिडेंस था और बहुत ही मतलब बेहतरीन कॉन्फिडेंस था। इनका कॉन्फिडेंस इतना था जो अभी बताने जा रहे हैं उससे आप समझ सकते। इन्होंने फ्यूचर के बारे में बता दिया। कोई आदमी फ्यूचर के बारे में बता नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने तत्वों का जो फ्यूचर है, तत्वों का भविष्य क्या होगा, उन्होंने ये साफ बता दिया जो तत्वों का भविष्य क्या होने जा रहा है। वही याद कीजिए जहाँ पर न्यूलैंड साहब जो थे उनका भी कॉन्फिडेंस था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था, निगेटिव कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कह दिया जो 56 तत्व के बाद कोई एलिमेंट्स आएगा ही नहीं, 56 के 56 तत्व ही एग्जिस्ट करेंगे, उसके अलावा कोई तत्व नहीं खोजा जा सकता है, आएगा ही नहीं। लेकिन इन्होंने जब अपना पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि कुछ तत्व जो है उनके पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ जगह को खाली छोड़ दिया। बोला कि भाई ऐसा कोई तत्व है ही नहीं जिसको उस जगह पर हम रख सकें। तो बोले कि देखिए कुछ जगह हम खाली छोड़ देते हैं, भविष्य में कुछ समय बाद कुछ तत्व खोजे जाएंगे और उसी तत्व को आप क्या कीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा। तो 3 गो 4 गो डब्बा वो खाली छोड़ दिए और बोले जब भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे तो उसमें को आप इसमें रख दीजिएगा। और कमाल का बात है जो तत्व अभी खोजा नहीं गया था, भविष्य में खोजा जाएगा, उसका नामो रख दिए। बोले लो भाई ये नाम रख देते हैं, जब होगा तब, मतलब बउआ अभी हुआ नहीं ताले उसका नाम रख दिए जो बउआ का नाम ही रहेगा। ठीक है, तो 3 गो वो नाम रख दिए, उसको आपको बताएंगे। और बउआ का खाली नाम नहीं रखे, मतलब तत्व का नाम नहीं रखे, तत्व का जो तत्व भविष्य में खोजे जाएंगे उसके बारे में उन्होंने उसका गुण भी बता दिया जी, द्रव्यमान इतना रहेगा, उसका आयतन इतना रहेगा, उसका घनत्व इतना रहेगा, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा और उसका हाइड्राइड का फॉर्मूला ये होगा। सोचिए तब कितना दिमाग उनका तेज था, मतलब कितना विश्वास था उनको अपने ऊपर। जो तत्व का भविष्यवाणी भी कर दिए जो आएगा, दूसरा उसका नाम भी रख दिए, तीसरा उसका चाल चलन भी बता दिए जो भाई उसका घनत्व आयतन दिस डेट जो भी है ये रहे। और भविष्य में वो तत्व खोजे गए और जिस तरह ये बोले थे उसी तरह उसका गुण था। लगभग थोड़ा पॉइंट का इधर उधर था, लेकिन लगभग जो बोले थे वही गुण पाया गया जो तत्व फ्यूचर में खोजे गए। तो सोचिए एक ऐसा वैज्ञानिक जो तत्वों का फ्यूचर के बारे में बात करता है और जो बात करता है वो सही हो जाता है और जो गुण बताता है वो सही हो जाता है।
मतलब बउआ अभी आया नहीं, उसका नाम भी रख दिया और बउआ का चाल चलन भी बता दिया, जो बउआ ऐसा होगा, बदमाश होगा, सीधा होगा, का होगा, सब बता दिया। और फ्यूचर में खोजा गया। कौन कौन तत्व के बारे में बताए थे, तो 3 तत्व को आपको याद रखना है। इका अल्मुनियम नाम रखे और इसके जगह पर खोजा गया गैलियम, तो गैलियम का नाम रखे थे इका अल्मुनियम। इका बोरोन रखे एक तत्व का नाम जो खाली था और खोजा गया तो स्कैंडियम आया, स्कैंडियम नाम रखा गया। इका सिलिकॉन खोजा गया, उसका नाम रखा गया जर्मेनियम। तो 3-4 बक्सा खाली रख दिए थे। तो ये 3 तत्व आपको याद रखना है। इका का मतलब एक होता है, तो इका अल्मुनियम। अब देखिए नामों रखे, वही नामों रखे जिससे चाल चलन मिलता है। जैसे मान लीजिए वो नाम रखते, बउआ का नाम रखते गोलू, तो जो लड़का पैदा होगा गोलू टाइप का होगा। वो नाम रख देते मान लीजिए भोलू, तो लड़का जो होता है वो भोला टाइप का होता है। बस समझ रहे हैं। तो इन्होंने चाल के आधार पर नामों रख दिया। अभी तत्व का खोज नहीं हुआ, लेकिन उसके चाल के आधार पर नाम रखे। नाम बेतुका नाम नहीं रखें, जो कुछ नाम रख दिए। इका अल्मुनियम मतलब अल्मुनियम जैसा चाल होगा। देखिए गैलियम का अल्मुनियम जैसा चाल होता है। इका बोरोन मतलब ब्रोन जैसा चाल होगा, तो स्कैंडियम का ब्रोन जैसा थोड़ा चाल होता है। इका सिलिकॉन, सिलिकॉन जैसा चाल होगा, तो जर्मेनियम का सिलिकॉन जैसा चाल होता है। देखिए कितना महान थे। नाम भी रखे, नाम भी ABCD कुछ फालतू नाम नहीं रखे, वही नाम रखे जिसका गुण उससे मिलता जुलता है। तो दोस्तों इसको आप कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे बने रहिए। इस तरह आपको एक से एक कॉन्सेप्ट मैं देता रहूँगा। साइंस का आपका जो लेवल है उसको बेस्ट मैं बनाता रहूँगा। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि मेंडलीव साहब ने बहुत ही शानदार पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में भी कुछ दोष रह गए थे, जिसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दोष थे। तो प्रथम जो दोष था वो क्या था, समस्थानिक का जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है, हम लोग जानते ही हैं। इसीलिए उनका जो ठिकाना होना चाहिए, उनका जो पोजीशन होना चाहिए, उनका जो वर्ग होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि इनका आधार था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आगे बढ़ाना, है कि नहीं। इसीलिए समस्थानिक का जो पोजीशन है वो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं था। दूसरा, हाइड्रोजन का जो गुण है क्षारीय धातु मतलब 1A वर्ग के साथ मिलता है, और हैलोजन के जो तत्व होते हैं 7A वर्ग के उसके साथ भी मिलता जुलता है। इसीलिए हाइड्रोजन का जो पोजीशन है, स्थान है, उसको आप स्थिर नहीं कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसका गुण दोनों के साथ मिलता है, क्षारीय धातु के साथ भी और हैलोजन के साथ भी। तीसरा, कुछ जगह इन्होंने क्या किया था, समान गुण वाले जो तत्व थे उसको अलग अलग कर दिया था, जैसे प्लेटिनम और गोल्ड को अलग अलग कर दिया था, जबकि कुछ जगह अलग अलग गुण वाले जो तत्व थे उसको एक साथ रख दिए थे, जो कि सही नहीं है। अंतिम दोष ध्यान रखेंगे, कुछ जगह अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिए थे। इनका आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, लेकिन कहीं कहीं परमाणु द्रव्यमान को ध्यान नहीं रखा, कम वाला को बाद में रख दिया और ज़्यादा वाला को पहले रख दिया। जैसे आर्गन और पोटासियम, पोटासियम का होता है 39 और आर्गन का होता है 40। तो आर्गन को बाद में रखना चाहिए और पोटासियम को पहले रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आर्गन को पहले रखा और पोटासियम को बाद में रखा, जबकि होना क्या चाहिए, पोटासियम को पहले रखना चाहिए और आर्गन को बाद में रखना चाहिए, क्योंकि पोटासियम का द्रव्यमान आर्गन से कम होता है। तो कुछ जगह ये भी मिस्टेक कर दिए थे, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वाकई एक शानदार पीरियोडिक टेबल था, और उससे पहले जो भी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने कोई पीरियोडिक टेबल का तो निर्माण किया ही नहीं, लेकिन इन्होंने एक शानदार पीरियोडिक टेबल तैयार किया, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां रह गया था। उसके बाद एक अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मोसले। मोसले ने आज का जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं उसका जनक अगर कहा जाएगा तो मोसले साहब को ही कहा जाएगा। नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है उसके निर्माता जो है कौन है, मोसले हैं।
तो इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो मेन मेहनत किए थे वो मेंडलीव साहब ही किए थे। असली निर्माता जो है पीरियोडिक टेबल के वही थे, लेकिन कुछ कमी रह गया था, तो उन कमियों को कैसे दूर किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो मोसले का आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके ये जनक कहलाते हैं। ठीक है, उन्होंने ही नया जो आवर्त सारणी है उसका निर्माण किया है। तो इनका कहना क्या था, तो याद कीजिए मेंडलीव साहब का जो मेन आधार था, जो तत्वों का गुण जो है वो किस पे निर्भर करेगा, तत्वों के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। मतलब द्रव्यमान जो होगा, तत्वों का जो भार होगा उसी के अनुसार उस तत्व का गुण होगा। ठीक है, इन्होंने बोला जो क्या कीजिए, तत्वों का जो गुण है, जो गुणधर्म है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। इन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग करने से इनको पता चला जे तत्वों का जो गुणधर्म है वह उनके द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करेगा, उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा। बस इन्होंने थोड़ा सा बदलाव क्या कर दिया, उन्होंने द्रव्यमान को आधार बनाया था, मोसले साहब ने क्या किया, आधार बनाया। किसको आधार बनाया, परमाणु संख्या को आधार बनाया। और उन्होंने कहा जे तत्वों का जो गुणधर्म है उसके परमाणु संख्या के आवर्त का फलन होता है। जो मेंडलीव साहब ने परमाणु संख्या की जगह पर क्या कहा था, परमाणु भार कहा था, परमाणु द्रव्यमान कहा था। तो इनका साफ कहना था जो तत्वों का जो गुणधर्म है, तत्वों का जो गुण होगा वह उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा। मतलब तत्वों का जो गुणधर्म होगा वह उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा, उसके परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, समझिए। देखिए, कोई भी परमाणु का हम बात करेंगे या कोई भी तत्व का बात करेंगे, परमाणु मतलब क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं दुइयों चीज़ों का बात करते हैं, एक उसका द्रव्यमान क्या है और एक उसका परमाणु संख्या क्या है। ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप देखे होंगे परमाणु संख्या जो होता है एकदम यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। मतलब हर एक तत्व का अलग अलग परमाणु संख्या होगा। जैसे परमाणु संख्या 1 बोलेंगे तो आप हाइड्रोजन ही बोलिएगा, परमाणु संख्या 6 बोलेंगे तो कार्बन ही बोलिएगा, परमाणु संख्या 20 बोलेंगे तो आप बोलिएगा कैल्शियम है। तो परमाणु संख्या यूनिक है। तो जितना परमाणु संख्या होगा वो यूनिक है, उसके लिए एक ही एलिमेंट होगा। अगर परमाणु संख्या बोलेंगे 25 तो आप बोलिएगा कौन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे परमाणु संख्या 10 तो आप नियोन बोलिएगा। तो ये यूनिक होता है। तो सभी तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है, भिन्न होता है, एकदम यूनिक होता है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान का बात करेंगे तो दो तत्वों का एक समान परमाणु भार हो सकता है। जैसे कैल्शियम का अगर परमाणु भार पता करेंगे तो कितना होगा, 40 आएगा। आर्गन का अगर पता करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। आर्गन का भी परमाणु भार 40 और कैल्शियम का भी 40। तो यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु भार जो है दो तत्वों का समान हो सकता है, इसीलिए ये अद्वितीय नहीं होता है, ये यूनिक नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे तत्वों का जो दो गुण है बहुत ही महत्वपूर्ण, एक परमाणु संख्या और एक परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या एकदम भिन्न होगा, एकदम यूनिक होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न नहीं होगा, किसी किसी का समान भी हो सकता है। इस तरह बहुत सारा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन परमाणु संख्या जो होगा एकदम अलग होगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, परमाणु भार को हटा के आधार बनाया किसको, परमाणु संख्या को। तो ध्यान रखेंगे मोसले ने आधार बनाया परमाणु संख्या को, जबकि मेंडलीव साहब ने आधार बनाया था किसको, परमाणु भार को, मतलब परमाणु द्रव्यमान को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए मेंडलीव साहब में जो जो दोष था बस इसी को बदलते, जैसे ही मोसले ने परमाणु भार को हटा के परमाणु संख्या ला दिया, उसको आधार बना दिया, तो उनका जो दोष था ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। जैसे आइसोटॉप्स वाला जो झमेला था, समस्थानिक को कहाँ पर रखेंगे तो झमेला खत्म। तो उनका जो दोष था वो सब समाप्त हो गया। बस इन्होंने एक चीज ला दिया, परमाणु भार को हटा के क्या ला दिया, परमाणु संख्या ला दिया। बस इतना ही बदलाव से एक नया पीरियोडिक टेबल बन गया। और अभी के समय में हम लोग जानते ही हैं 118 तत्व खोजे गए हैं, अभी तक खोजा जा चुका है 118, और 118 तत्व को वर्गीकृत करते हैं हम लोग वर्ग में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया किसके बारे में, मोसले के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो कैसे है और उसका क्या क्या गुणधर्म है।
दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता कौन है? मोसले है। और मोसले ने कैसे आवर्त सारणी बनाया, ठीक है, और किसको आधार बनाया, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का अभिलक्षण क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, नया वाला जो पीरियोडिक टेबल बना है जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, उसमें देखिएगा तो 18 वर्ग होगा और जबकि 7 क्या होगा? आवर्त होगा, ठीक है। जबकि मेंडलीव साहब में आपको ध्यान होगा उसमें जो वर्ग की संख्या था वो कितना था? 8 या 9 भी कह सकते हैं, कहीं नया वाले में उनका 9 था, और उसमें आवर्त कितना था? 7 था, ठीक है। अब कितना वर्ग हो गया? 18 वर्ग। वर्ग किसको बोलेंगे और आवर्त किसको बोलेंगे उसको समझ लीजिए। तो आवर्त बोलेंगे बाएं से दाएं जो लाइन जा रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आवर्त। और वर्ग किसको बोलेंगे? तो ऊपर से नीचे वाला जो लाइन आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगला पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर आप पीरियड में मतलब आवर्त में आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक तत्व में एक एक परमाणु संख्या जुड़ते जाएगा, एक एक परमाणु संख्या से बढ़ते जाएगा। जैसे सेकेंड पीरियड का जो तत्व है कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसमें देखिए लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, इसका 4 है, 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका परमाणु संख्या 9 है, इसका परमाणु संख्या 10 है। तो एक एक परमाणु संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसीलिए ध्यान रखेंगे आवर्त में आगे बढ़ने पर परमाणु संख्या एक इकाई से बढ़ जाता है। जबकि अगर हम वर्ग का बात करेंगे तो वर्ग में एक एक से नहीं, एक से अधिक से बढ़ता है। जबकि ध्यान रखेंगे वर्ग में क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे आवर्त में अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो एक एक परमाणु संख्या आगे बढ़ता है। जबकि वर्ग में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वर्ग में जितने भी तत्व हैं एक वर्ग के, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, बराबर होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में या किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई भी ग्रुप ले लीजिए, मान लीजिए प्रथम ग्रुप लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम है। इस सब के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा सबका क्या होगा? समान होगा। तो वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, जबकि आवर्त में एक एक प्रोटॉन बढ़ते जाता है, मतलब एक एक परमाणु संख्या बढ़ते जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला अभिलक्षण देखते हैं। अगला पॉइंट है, किसी वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनका जो गुण होता है एक समान होता है, क्योंकि उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहता है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनका संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहता है और इसी के कारण उनका जो गुण होता है एक समान होता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन का ही खेल होता है। किसी भी तत्व का जो गुण होता है उसी पे निर्भर करेगा, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन तो वही तय करेगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। तो जो नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो परमाणु द्रव्यमान तो है ही, लेकिन उसके बढ़ते क्रम में मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार बनाया गया है। और नया वाला जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक में बांटे हुए हैं, ठीक है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल को 4 खंड में बांटे हैं जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। तो कितना ब्लॉक होगा? 4 ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में आपको आगे बताएंगे, पूरा क्लियर करके समझाएंगे। 4 ब्लॉक होगा, दिखाएंगे भी। एक होगा एस ब्लॉक, एक होगा डी ब्लॉक, एक होगा पी ब्लॉक, एक होगा एफ ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से वर्ग आएंगे? तो देखिए एस ब्लॉक में 1 से 2 वर्ग, मतलब पहला वर्ग और दूसरा वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। और 3 से 12 वर्ग तक जितने भी तत्व आएंगे वो किस में जाएंगे? डी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक, जैसे हम लोग के आसपास मोहल्ला में भी ब्लॉक बना दिया जाता है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो ए ब्लॉक में जो भी लोग होगा वो ए ब्लॉक का कहलाएगा, बी ब्लॉक में जो लोग होगा बी ब्लॉक का कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जितना भी तत्व है उसको 4 खंड में बांट दिया गया। कुछ को एस ब्लॉक में रखा गया, कुछ को डी ब्लॉक में, कुछ को पी ब्लॉक में और कुछ को एफ ब्लॉक में। अब रखने का भी तरीका वो नीचे आपको बताएंगे, ठीक है। तो एस ब्लॉक में पहला और दूसरा वर्ग का जितना भी तत्व होगा उसको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक का तत्व है मतलब एस ब्लॉक बोलेंगे।
3 से 12 वर्ग तक को डी ब्लॉक बोलेंगे, 13 से 18 वर्ग जो आएगा उसको पी ब्लॉक बोलेंगे। और ए ब्लॉक का ध्यान रखेंगे, नीचे वाला होता है, पीरियोडिक टेबल में बताएंगे, ये पीरियोडिक टेबल के बीच में नहीं होता, नीचे होता है, और इसका वर्ग जो होता है 3 होता है। ठीक है, तो ये अलग आ गया, इसको हम आपको आगे बता देंगे तो समझ में आ जाएगा इसका वर्ग 3 क्यों होता है। अब देखिए, अब ध्यान रखना है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, पी ब्लॉक को छोड़ दीजिए, तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में तीनों में केवल धातु होता है। ठीक है, क्या होता है? धातु, बस एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। अगर बात करेंगे पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में तीनों चीज आपको मिलेगा, धातु भी मिलेगा, उप धातु भी मिलेगा और अधातु भी मिलेगा। इसको और अच्छा से समझने के लिए आगे आपको हम स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे और उसमें वर्ग क्या है, पीरियड क्या है, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, ए ब्लॉक क्या है, उसको हम अच्छा से समझाएंगे, तो घबराना नहीं है। पहले इसको आप देख लीजिए, क्लियर है? तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और ए ब्लॉक हो गया। ठीक है, ए ब्लॉक नीचे आएगा, एस हो गया 1 से 2, 3 से 12 को डी बोलेंगे और 13 से लेके 18 तक को हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला पॉइंट है 1 से 7 तक के आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। तो देखिए 7 को आवर्त है, तो पहला आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होगा, अगला आवर्त में 8 होगा, तीसरा आवर्त में 8 होगा, चौथा में 18 होगा, पांचवा आवर्त में 18 होगा, छठा में 32 होगा, सातवां में भी 32 होगा। इन नंबर को ध्यान रखेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 सबको जोड़ेंगे तो 118 तत्व आएगा। ठीक है, तो पहला में 2 तत्व हो गया, अगला में 8, अगला में 8, फिर 18, 18, 32, 32। इसी को हम लोग बोलते हैं जादू नंबर, जो आगे बहुत काम आने वाला है। इसी को क्या बोलेंगे? जादू नंबर। ये जो संख्या देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? जादू नंबर बोलेंगे, जादू संख्या बोलेंगे, आगे ये बहुत काम का है। ठीक है, अब देखिए कुछ वर्ग का स्पेशल नाम है, विशेष नाम है, जिसको आपको ध्यान रखना है, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ग है, प्रथम वर्ग को, जिसको हम लोग 1A भी बोलते हैं, मेंडलीव साहब के स्टाइल में रोमन में लिखा जाता था, तो 1A भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथम वर्ग का जो भी तत्व है वो क्षारीय होता है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्षारीय धातु। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन तत्वों का जो ऑक्साइड होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, ये सब जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? क्षारीय होता है। इसका भी कहानी वही है। सेकेंड वर्ग जो होता है 2A बोलेंगे, यह भी क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, क्योंकि इसका भी ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, 16 ग्रुप को हम लोग बोलेंगे 6A, इसको कैलोजन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके तत्वों से अयस्क प्राप्त किया जाता है। अगला है 17 ग्रुप, 17 ग्रुप को, 17 वर्ग को 7A बोलेंगे और इसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं, बहुत नामी है। हैलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके तत्वों से नमक बनाया जाता है। ठीक है, अगला है 18 ग्रुप, इसको 0 ग्रुप मतलब शून्य समूह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका संयोजकता जो होता है शून्य होता है, इसीलिए इसको शून्य समूह बोलते हैं। और शून्य संयोजकता होने की वजह से यह जो होता है बहुत ही अस्थायी होता है, बहुत कम रिएक्शन करता है, 9 के बराबर। इसका यौगिक भी नहीं पाया जाता है, कुछ को छोड़कर, जैसे क्रिप्टन और जेनॉन को छोड़कर, इसीलिए इसको अक्रिय या इसी को हम लोग बोलेंगे उत्कृष्ट गैस। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग एक पीरियोडिक टेबल को देखेंगे और वर्ग को समझेंगे, पीरियड को समझेंगे, और जितना ग्रुप है, जितना पीरियड है, सबको अच्छे से समझेंगे। फिर ए ब्लॉक को समझेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी तत्व का हम लोग कैसे उसका वर्ग निकालेंगे, कैसे उसका आवर्त निकालेंगे, उसका ब्लॉक कैसे निकालेंगे, सब तरीका आपको इसके बाद वाले टॉपिक में सब हम लोग देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे आयनन विभव, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या होता है? तो देखिए, किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगता है, उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। लेकिन ध्यान रखेंगे, परमाणु जो होना चाहिए किस अवस्था में होना चाहिए? तो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगा, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा, या उसी को हम लोग बोलेंगे आयनन विभव बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है कि सबसे कम आयनन ऊर्जा, मतलब जो जल्दी निकल जाएगा उसमें कम ऊर्जा लगेगा, और जिसको निकालने में ज़्यादा परेशानी होगा उसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। तो जो आसानी से निकलेगा उसका आयनन ऊर्जा कम होगा, और जो ज़्यादा दिक्कत करेगा तो उसका ऊर्जा क्या होगा? अधिक लगेगा।
तो ध्यान रखना है आयनन ऊर्जा सबसे कम किसका होगा, प्रथम वर्ग का सबसे कम आयनन ऊर्जा होगा, और सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा, नोबल गैस का होगा। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका होगा, सीजियम का, याद रखेंगे पूछा जाता है। और सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा, तो हीलियम का होगा। हीलियम में बहुत अधिक हम ऊर्जा देंगे तब वो जाके इलेक्ट्रॉन देगा, क्या है कि हीलियम बहुत ही अस्थायी होता है, और सीजियम में थोड़ा सा ही ऊर्जा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इसीलिए सीजियम का सबसे कम आयनन ऊर्जा होगा, जबकि हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा जो है हमेशा ये ऊष्मा शोषी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा आपको ऊर्जा देना ही पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को जब बाहर निकालना है तो उसमें आपको बल लगाना पड़ेगा, उसमें आपको ऊर्जा लगाना पड़ेगा। तो हमेशा जो ऊर्जा लगाते हैं उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी बोलते हैं। इसीलिए आयनन विभव जो होगा हमेशा मतलब सदैव क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको एक और नाम से हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा। नाम से ही जाहिर है इसका उल्टा होता है। आयनन ऊर्जा का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को डालने में, मतलब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उससे जो ऊर्जा निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा। इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे परमाणु से, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देना है। तो परमाणु को इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो परमाणु ऊर्जा देगा, ठीक है, उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा। तो ध्यान रखेंगे किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो ऊर्जा निकलता है उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, या उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा। इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो ऊर्जा देना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दीजिएगा, परमाणु को दीजिएगा इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे परमाणु खुद ऊर्जा देगा। सिंपल सा है, किसी चीज़ को बाहर निकलना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना आयनन ऊर्जा का मतलब हो गया परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा का मतलब हो गया परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकला। उसके बाद ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है यह हमेशा ऊष्माक्षेपी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु को दीजिएगा तो परमाणु क्या करेगा, ऊर्जा देगा आपको, ठीक है। लेकिन कभी कभी परमाणु कुछ इतना थुथुर होता है, कुछ परमाणु जैसे हीलियम ये सब हो गया जो अस्थाई होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या अस्थाई है, उसमें इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती हुड़िएगा तो उसे क्या होगा, वो ऊर्जा देगा नहीं, आप ही को ऊर्जा देना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो उस केस में इसमें क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी भी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है और किसी किसी केस में ऊष्माशोषी भी हो सकता है, लेकिन ये जो होगा हमेशा ऊष्माशोषी होगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किसका होगा, क्लोरीन का। फ्लोरीन नहीं याद रखिएगा, क्लोरीन। और क्लोरीन जो है किस ग्रुप का, हैलोजन का, मतलब हैलोजन का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है अगर हम ग्रुप वाइज बात करेंगे तब। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता क्या होता है। तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपने तरफ आकर्षित करने का जो क्षमता होता है उसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। इलेक्ट्रॉन जोड़ा को खींचने का पावर, मतलब दो को इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो पावर होता है, क्षमता होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। जब बंधन हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड, उसमें देखेंगे जो एक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जो अपने तरफ खींचता है, ठीक है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। जो जितना तेजी से खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा मजबूती के साथ, उसका इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता जो है अधिक होगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे तत्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ताकतवर जो तत्व होता है उसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन के आगे कोई नहीं चले, एकदम फ्लोरीन जो है एकदम बिग बॉस है। ये जिस के साथ रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जिस बंधन में रहेगा उस बंधन का जो इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ खींचने का ताकत रखता है, इसके आगे कोई नहीं है। उसके बाद ध्यान रखेंगे फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन का नंबर, उसके बाद आता है नाइट्रोजन का नंबर, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सबसे ताकतवर कौन हो जाएगा, सबसे दबंग हो जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन जोड़ा को खींचने के मामले में ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन
ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, ठीक है। और फ्लोरीन किस ग्रुप का है? हाइड्रोजन का है। इसका मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता अधिक होता है। उसके बाद देखिए आयनन विभव का बात करें तब, या इलेक्ट्रॉन बंधुता का बात करें तब, या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का बात करें तब, सब जो होगा परमाणु आकार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब परमाणु आकार जितना छोटा होगा उस परमाणु का आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता उतना अधिक होगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक किसका होगा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन मतलब 17 ग्रुप हो गया। और इसमें कौन कौन आएगा आपको बता चुके हैं। इसमें कौन कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे अधिक होगा। किसका किसका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, ठीक है। और आयनन विभव का बात करेंगे तो सबसे अधिक जो होगा अक्रिय गैस का होगा, जिसमें कौन कौन आता है? ये कौन ग्रुप का होता है? 0 ग्रुप का होता है, जिसमें आपको बता चुके हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब आता है, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आता है। ये सब का आयनन विभव सबसे अधिक होगा। तो इतना पॉइंट को ध्यान रखना है। अब आगे आपको पीरियोडिक टेबल पे आपको समझाते हैं कैसे परमाणु त्रिज्या जो है या परमाणु आकार कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, आयनन विभव कैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, वो हम आपको बता देते हैं, उसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपके सामने यह आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें 18 वर्ग हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये वाला प्रथम वर्ग है, ये द्वितीय, इस तरह करके तीसरा है, चौथा है, ये 18 है। उसी तरह इसमें 7 आवर्त हैं। जैसे ये प्रथम आवर्त हो गया, ये दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ दूसरा आवर्त हो गया, ये पहला आवर्त हो गया। उसी तरह ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा आवर्त हो गया। इस तरह कर करके ये 7वां आवर्त हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ों का और। तो आवर्त और वर्ग समझ में आ गया। अब देखिए इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है, वो भी आपको हम बता देते हैं। ये प्रथम और दूसरा जो वर्ग है उसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ये दोनों आ जाएगा, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। फिर 3 से लेके 12 तक का जो वर्ग है उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और 13 से लेके 18 तक का जो वर्ग है उसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक में 28 तत्व आएगा, ठीक है। 14 इसमें होगा और 14 इसमें होगा। क्लियर है? उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बात हम लोग जान लेते हैं। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और हो गया एफ ब्लॉक। तो देखिए एस ब्लॉक में 2 आया, डी ब्लॉक में 3 से 12 आ जाएगा और पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक आ जाएगा, ठीक है। और एफ ब्लॉक में ये जो देख रहे हैं इसका ग्रुप 3 होता है। कैसे होता है? 3 समझ लीजिए। देखिए ये जो एलिमेंट नीचे आप देख रहे हैं एफ ब्लॉक में, यहाँ से 58 से लेके 71 तक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। और जो 90 से लेके 103 तक का जो तत्व आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। तो देखिए 57 को ध्यान रखिए और 89 को ध्यान रखिए। 57 के बाद जो एलिमेंट है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 58 से लेके 71 तक उसको लेंथेनॉइड सीरीज बोलेंगे। और 90 से 103 मतलब 89 के बाद, एक्टिनियम के बाद जो तत्व आएगा 90 से लेके 103 उसको एक्टिनॉइड सीरीज बोलेंगे। मतलब इसमें 2 तत्व आ गया, पहला में, अगला में 8, अगला में 8। अगला में बात करेंगे तो इसमें 18 तत्व होगा, अगला में 18। और इसमें अगर बात कीजिएगा छठा आवर्त में तो इसमें 32 होगा। 32 कैसे होगा जान लीजिए। यहाँ से 55 से लेके 86 तक ये हो गया आपका कितना एलिमेंट? ये हो गया आपका 18 एलिमेंट। और नीचे वाला जो आपका आ गया यहाँ से यहाँ ये 14, तो 18 और 14 कितना होगा? 32 हो गया। तो ध्यान देना है 55, 56, 57 के बाद देखिए नीचे भागा हुआ है। 57 के बाद देख रहे हैं 58। तो 57 के बाद जो तत्व है उसी का मतलब छठे आवर्त का है, लेकिन वो नीचे आ गया है। नीचे क्यों आया? क्योंकि ये जो तत्व होता है वो ऊपर से मेल जोल नहीं खाता है, ये फालतू होता है, ठीक है। और इसको नीचे रख दिया, मतलब है तो उसी का ना, मतलब छठे आवर्त का है लेकिन इसको नीचे रखा गया है क्योंकि इसका जो गुण है ऊपर से नहीं मिलता जुलता है। उसी तरह 7वां में ध्यान रखेंगे 89 के बाद जो तत्व है
उसको नीचे रखा गया है, यहाँ पे सातवां आवर्त में रखा गया है। तो आवर्त तो वही होगा, इसीलिए ध्यान रखेंगे लेंथेनॉइड सीरीज का आवर्त छठा होगा, मतलब ये छठा से फिरार हुआ है। और जो एक्टिनॉइड सीरीज होगा उसका जो आवर्त होगा उस सातवां होगा, क्योंकि ये सातवां सीरीज से भागा हुआ है। लेकिन वही इसका ग्रुप का बात करेंगे तो ग्रुप को ध्यान से देखिए, तो किस ग्रुप से भागा हुआ है दोनों, तो यहाँ से भागा हुआ है कौन ग्रुप है, 3, इसीलिए ए ब्लॉक का ग्रुप जो होगा 3 होगा। तो ध्यान रखेंगे लेंथेनॉइड सीरीज का जो आवर्त होगा 6 होगा, एक्टिनॉइड सीरीज का आवर्त 7 होगा। तो ध्यान रखेंगे ये पीरियोडिक टेबल का ही भाग है, लेकिन इसको नीचे रख दिया गया है, क्योंकि ये जितना भी ऊपर वाला एलिमेंट देख रहे हैं उसके साथ इसका जो गुण होता है वो मैच नहीं करता, इसका बहुत ही अलग गुण होता है, इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल के बीच हिस्सा में नहीं रखा गया, इसको नीचे रखा गया है। ये लेंथेनॉइड सीरीज में जितना भी तत्व है वह छठा आवर्त से भागा है, और एक्टिनॉइड सीरीज में जितना भी तत्व है वह सातवां आवर्त से भागा है। और किस ग्रुप से भागा है, तीसरा ग्रुप से भागा है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे लेंथेनॉइड का आवर्त 6 होगा और एक्टिनॉइड का आवर्त 7 होगा, और जबकि इन दोनों का मतलब ए ब्लॉक का जो ग्रुप होगा वो 3 होगा। ए ब्लॉक में जो कुल तत्व होंगे 14 होंगे, लेंथेनॉइड में भी 14 तत्व होगा और एक्टिनॉइड में भी 14 तत्व होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे 18 ग्रुप, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस, जो आपको बता दिए थे, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। 17 वाला जो देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे नमक बनता है। और ये जो देख रहे हैं 16 ग्रुप जो देख रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब जो देख रहे हैं, इसको हम लोग कैलोजन बोलते हैं, क्योंकि इससे अयस्क मतलब अयस्क वाले ये तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रथम जो वर्ग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं, और जो द्वितीय वर्ग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। तो डी ब्लॉक जान गए। तो उसके बाद बताए थे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, समान तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समान तत्व, ये सब बता चुके हैं आपको, समान तत्व बोलते हैं। जबकि डी ब्लॉक जो है 3 से 12 उसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। और ए ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं अंतःसंक्रमण तत्व, अंतःसंक्रमण तत्व बोलते हैं। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है। पीरियोडिक टेबल एकदम लगातार चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसे लगातार चलेंगे। बस ध्यान रखेंगे 57 के बाद और 89 के बाद, 57 के बाद 58 से लेके 71 और 89 के बाद 90 से लेके 103 नीचे भटका हुआ है। बहुत जगह पर दोस्तों लिखा रहता है 57 से लेके 71, नहीं, 58 से लेके 71 तक को लेंथेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, और 90 से 103 तक, ये नहीं जो 89 से 103 नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 90 से 103 को ही हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। सब जगह एनसीईआरटी सब में देखिएगा यही चीज़ लिखा हुआ है, तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब कुछ और चीज़ हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद देखिए एस ब्लॉक में जितना भी तत्व देख रहे हैं सभी धातु हैं, डी ब्लॉक में जितना तत्व देख रहे हैं सभी धातु हैं, ए ब्लॉक में जितना भी तत्व है सभी धातु है। लेकिन पी ब्लॉक में ध्यान रखेंगे, ये जो लाइन है इसको जिगजैग लाइन बोलते हैं। ये जितना भी घेर रहे हैं इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सब को हम लोग बोलते हैं उपधातु। और उपधातु के जितना ऊपर वाला देख रहे हैं ये सब जितना भी देख रहे हैं उपधातु के ऊपर, इस सब को हम लोग बोलेंगे अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधातु। और उपधातु के नीचे ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या हो जाएगा, ये सब धातु हो जाएगा, ये सब धातु हो जाएगा। तो पी ब्लॉक में तीनों चीज रहता है, धातु भी रहता है, अधातु भी रहता है और उपधातु भी रहता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एस ब्लॉक में केवल धातु, डी ब्लॉक में केवल धातु और ए ब्लॉक में केवल धातु रहता है। दोस्तों अब अगला जो प्रश्न है वह है जे हम कोई तत्व को, कोई अगर तत्व दे दिया हो तो उसका कैसे जानेंगे, उसका आवर्त क्या है, उसका वर्ग क्या है और उसका ब्लॉक क्या है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग सीख लेते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रथम वर्ग जो होता है दोस्तों वह क्षारीय धातु से स्टार्ट होता है। कौन कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, हॉलिना के रब से फरियाद, ये ट्रिक है, याद रखना है। हर एक आवर्त का जो अंतिम तत्व होता है वह क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, और एक आ जाएगा ओजी। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, हॉलिना के रब से फरियाद याद रखना है, और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओगनेशन याद रखना है। ठीक है,
इसको ट्रिक से याद रखिएगा। उसके बाद आपको इसका परमाणु संख्या भी ध्यान रखना है। सिंपल है, कैसे सिंपल है बताते हैं। इसका हो जाएगा 1, अगला में 2 जोड़ दीजिए तो 3, अगला हो जाएगा 11, अगला हो जाएगा 19, अगला हो जाएगा 37, उसके बाद 55, उसके बाद हो जाएगा 87। ठीक है, उसके बाद इसका 2, इसका हो जाएगा 10, इसका 18, इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 54, इसका हो जाएगा 86 और इसका हो जाएगा 118। इसका ट्रिक क्या है देखिए, सब में क्या कीजिए, ऊपर से स्टार्ट कीजिए और जोड़ते जाइए मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसको जोड़ते जाना है। जैसे 1 से 3 आए तो 2 जोड़ दिए, फिर 3 से 11 आए तो 8 जोड़ दिए, 11 से 19 आए 8 जोड़ दिए। ठीक है, फिर 8 से 37 है, 19 से 37 है तो 18 जोड़ देना। इस नंबर को जोड़ते जाना है, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 18 जोड़ देना है, फिर उसके बाद 32 जोड़ देना है। आ गया। इसमें देखिए यहाँ पे कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। यहाँ पे 2 मत जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा, 8 जोड़ना है। फिर यहाँ से देखिए फिर 8 जोड़ना है। फिर यहाँ पे देखिए क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है। फिर यहाँ पे 18 जोड़ना है। फिर यहाँ पे 32 जोड़ना है। फिर यहाँ पे क्या जोड़ना है, 32 जोड़ना है। इस मैजिक नंबर को जोड़ देना है। तो इस तरह आप इसका परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं जो तत्वों का आवर्त, वर्ग और उसका ब्लॉक कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर ले लीजिए। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। तो देखिए 29 किसके बीच में आएगा, तो 19 से लेकर 36 के बीच में कौन आएगा, कॉपर आएगा। परमाणु संख्या कितना होगा, 29। तो इसका आवर्त देख लीजिए, आवर्त कितना है, 4। तो आवर्त हो गया 4। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हौलीना के रब से फरियाद और इधर हीना नीना और करीना की जेरक्स रानी। ठीक है, ये ट्रिक से आपको याद रखना पड़ेगा और इसका परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा। आवर्त हो गया। अब वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालना है तो देखिए 19 से आपको 29 तक चलना है। 19 से कहाँ तक चलना है, 29 तक चलना है। तो 19 से 29 तक चलिएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। तो उसको डायरेक्ट गणने से बचने के लिए आप घटा के एगो जोड़ दीजिए। 29 में से 19 गया, कितना आ गया, 10 आ गया। और एगो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ गया, 11। 11 आ गया। ठीक है, 11 आ गया। तो 19 से 29 तक चलेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। अगर हम 19 को जोड़ लेते हैं, 19 को भी जोड़ रहे हैं, 11 आ गया। तो इसका वर्ग कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो कॉपर का देखिए यहाँ पे वर्ग कितना है, 11। और इसका आवर्त कितना है, 4। दोनों आ गया। अब देखिए इसका वर्ग कितना है, 11 वर्ग है। तो 11 वर्ग मतलब 3 से 11, अगर 3 से 12 अगर कोई वर्ग आता है तो उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक। तो दोनों आ गया, ब्लॉक भी आ गया, वर्ग भी आ गया और आवर्त भी आ गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। आयोडीन का निकालना है। आयोडीन का जो परमाणु संख्या होता है 53 होता है। अब इसको निकाला। अब 53 देखिए किसके बीच में आएगा, तो 53 आएगा 37 और 54 के बीच में आएगा 53। तो यहाँ पे आयोडीन आ गया। अब 37 और 54 का आवर्त क्या है, 5। तो इसका आवर्त हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 37 से लेकर 53 तक कितना अंक है, मतलब कितना परमाणु संख्या गया। तो 37 से 53 करना है तो घटा लीजिए तो वर्ग आ जाएगा। तो वर्ग कितना आएगा, 53 में से 37 घटा के एगो जोड़ दीजिएगा, काहे कि 37 को भी जोड़ना है। तो ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एगो जोड़ देना है तो कितना आ गया, 17। तो इसका वर्ग कितना हो गया, 17 हो गया। और आप जानते हैं जो 13 से 18 तक का जो वर्ग आता है उसका ब्लॉक क्या हो जाता है, पी ब्लॉक। तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा ब्लॉक भी आ गया। कुछ और तत्व लेते हैं, जैसे मरकरी का लेते हैं। मरकरी कितना पर है, 80 पर है। अब मरकरी 80 पे है तो इसका 80 देखिए किसके बीच में आएगा, तो 55 और 86 के बीच में कौन आएगा, मरकरी आएगा, मतलब 80 आएगा। ठीक है, परमाणु संख्या। तो इसका आवर्त कितना हो गया, देखिए 55 से लेकर 86 तक का आवर्त कितना है, 6 है। तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वर्ग का बात करेंगे तो घटा लीजिए, 80 में से 55 गया, 80 माइनस 55। अब 80 में से 55 घटाइएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। और एक वो जोड़ना है तो 25 और एक कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब 26 तो वर्ग होता ही नहीं है, तो जब वर्ग नहीं आए तो आपको क्या करना है, 14 घटा लेना है। ठीक है, क्या कि 14 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो है इसको तो ऊपर गिन नहीं रहे हैं, इसीलिए आपको 14 घटा लेना। तो 14 घटा लीजिए तो 26 में से 14 गया,
कितना आ गया 12 आ गया। इसका मतलब इसका वर्ग कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मरकरी का जो वर्ग है वो कितना हो गया 12 हो गया और इसका आवर्त कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब इसका ब्लॉक क्या आता है जानते हैं। जो वर्ग अगर 3 से 12 रहेगा तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा डी ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्ग अगर नहीं निकल पाता, वर्ग 18 से अधिक है तो 14 घटाइए, 14 घटाने से भी नहीं आता है तो फिर 14 घटाइए तो वर्ग आपका आ जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे रेडियम का, इसका परमाणु संख्या 88 होता है। ठीक है, अब 88 देखिए किसके बीच में लाई करेगा, 87 और 118 के बीच में आएगा रेडियम 88। ठीक है, परमाणु संख्या रेडियम का 88 होता है। हो गया, तो इसका देखिए इसका आवर्त कितना हो गया 7 हो गया, तो आवर्त कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 88 से 87 में देखिए गैप कितना है 1 का, और 87 को भी जोड़ देना तो 2, तो वर्ग कितना हो गया 88 माइनस 87, एक को जोड़ देना है तो 1 आएगा, 1 जोड़ दीजिए कितना आएगा 2। इसका वर्ग कितना हो गया 2। देखिए रेडियम 2 वर्ग में आ गया, और 1 से 2 वर्ग अगर आता है तो उसका ब्लॉक कौन हो जाएगा, तो उसका एस ब्लॉक आएगा, वो पहले ही आपको बता चुके थे। इस तरह आ गया। अब आपको अगर पूछ दे कि यूरेनियम 92 का क्या होगा, तो याद रखिएगा आपको जहाँ पे भी आ जाए कितना से कितना 58 से 71 आ जाए तो लेंथेनॉइड हो जाएगा, और 90 से लेकर 103 आ जाएगा तो उसको एक्टिनॉइड बोलेगा। इसका पीरियड डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। इसका पीरियड 6 हो जाएगा, इसका पीरियड 7 हो जाएगा, और इसका ग्रुप जो है ग्रुप कितना हो जाएगा, दोनों का ग्रुप 3 हो जाएगा, बता चुके थे। यूरेनियम 92 का, ठीक है, 92 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा n बराबर 7 हो जाएगा, और इसका वर्ग जो है वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, वही अगर बात करेंगे ऐसा तो जिसका परमाणु संख्या 102 है, तो 102 वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, 102 वाला इसी के बीच में आ जाएगा, तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 3 हो जाएगा, ध्यान रखना है। या इसका बात करें अगर वो प्लूटोनियम का बात करता है 94 पर, तो ये 90 से इसके बीच में आ गया, तो इसका n बराबर सीधा याद रखेंगे 7, और वर्ग जो होगा वर्ग कितना आ जाएगा, वर्ग आपको डायरेक्ट याद रखना 3, क्योंकि ये दोनों का वर्ग आपको बता चुके हैं 3 होता है। ठीक है, और एक का पीरियड 7 और एक का पीरियड 6, इसका पीरियड 6 हो जाएगा और इसका पीरियड 7 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली याद रखना है। पूछा जाता है लेंथेनॉइड का परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ होगा, 58 से 71, एक्टिनॉइड का कहाँ से कहाँ होगा, 90 से 103। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी तत्व का परमाणु संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इस तरह आपको एक वीडियो में पूरा आवर्त सरणी का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं, और इस पे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारे प्रश्नों को अब हम लोग कर लेते हैं, जिससे पूरा हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आवर्त सारणी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी थे, उस सारे थ्योरी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग कंप्लीट करते हैं उस पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं और जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दमित्री मेंडलीव ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, किसी तत्व की परमाणु संहति के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपर्युक्त कथन दिया था? यह कथन दिया था हेनरी मोसले ने, आपको बता चुके हैं। हेनरी मोसले ने कहा था जब परमाणु संख्या जो है, परमाणु क्रमांक जो है वो अधिक मौलिक है, किसके तुलना में, परमाणु भार के तुलना में या परमाणु द्रव्यमान के तुलना में। दोस्तों अगला प्रश्न है, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। तो सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन को वह सही स्थिति नहीं बता पाए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1817 में डैश डैश ने समान गुण वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो ये बता चुके हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है कौन होता है, फ्लोरीन होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो पहले में होता है 2, अगला में 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये बता चुके हैं। तो दूसरा में कितना
तत्वों की संख्या हो जाएगा 8, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 5वें आवर्त में कितने तत्व हो जाएंगे? तो इसे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 18। अगला प्रश्न है तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया? ए जॉन डाल्टन, बी लेब्वाइजर, सी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी, बर्जिलियस द्वारा तत्वों का प्रतीक दिया गया। अगला प्रश्न है मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा परमाणु भार के। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें जो आधार था वो क्या था? परमाणु भार। मतलब तत्वों का जो गुण है वो किस पे निर्भर करेगा? परमाणु भार पे निर्भर करेगा। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोसले। मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? तो कार्बन से पहले कौन तत्व आएगा? बोरोन आएगा। अगला प्रश्न है तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो समान तापमान पर और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? ब्रोमीन और मरकरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समूह की संयोजकता एक समान है? तो ग्रुप में एक समान होते हैं। तो ग्रुप में कौन होंगे? मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, ये सेकेंड ग्रुप के हैं। अगला प्रश्न है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबेराइनर ने किया था सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। अगला है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक का नियम किसने दिया था? डोबेरेनर ने दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। अगला प्रश्न है यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम है। तो यह नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था, जिसको बोला जाता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अगला प्रश्न है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह किसने कहा था? मेंडलीव ने कहा था। तो दोस्तों इस तरह हम लोग आवर्त सारणी पर आधारित जितना भी प्रश्न था उन प्रश्नों को कर चुके हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।